आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान के भौतिक विज्ञान से 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन जिसको हम डिटेल में क्वेश्चन वो हल करेंगे। ये आपके क्या है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी सामने स्क्रीन पे। प्रश्न एक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहा जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण, ठीक है, ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहा जाता है। ठीक है, जो गोलीय दर्पण है उसके परावर्तक तल का जो व्यास होता है उसे कहा जाता है, उसको कहा जाता है द्वारक। क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल को क्या कहते हैं? द्वारक कहा जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? लेंस में होता है। फोकस दूरी लेंस में हो गई आपकी, और ध्रुव ये भी क्या है, लेंस से संबंधित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2 है, वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है, किसके द्वारा बनता है, बताना है आपको। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वस्तु का आभासी और बराबर आकार का जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है समतल दर्पण के द्वारा। जो समतल दर्पण होता है वह सक्षम है किसको? वस्तु के आभासी और बराबर आकार के प्रतिबिंब को बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन आगे पीछे हो रखे हैं, लेकिन आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी है, समतल दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध है। ठीक है, फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू आर अपॉन टू होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे जो है शायद गलत लिखा आ रहा है, तो एफ बराबर आर अपॉन टू होता है। ठीक है, क्या होता है? एफ अपॉन एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के भी संबंध क्या है? एफ बराबर आर अपॉन टू। जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, किसके द्वारा बनता है बताना है आपको। ठीक है, वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब, तो उसके लिए कौन सा लेंस होना चाहिए? वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण से। ठीक है, कि आंसर हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है हमारा? वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, अवतल दर्पण। आगे ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला दर्पण सूत्र है। 2015 में पूछा गया। तो गोलीय दर्पण के लिए जो सूत्र होता है, सूत्र आप लोगों को याद होगा, 1/f इक्व टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, नोट कर सकते हैं आप। 1/f इक्व टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि बिंब की ऊंचाई ये थोड़ा गड़बड़ हो रखा है, यहाँ पे एच होगा क्योंकि आगे एच डैश दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एच है। ठीक है, यदि बिंब की ऊंचाई एस तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा। ठीक है, तो उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन का सूत्र क्या होता है दर्पण द्वारा? होता है एम बराबर एच डैश अपॉन एच। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या है, मिस्टेक हो रखी है, तो ये हो जाएगा आपका एच डैश अपॉन एच होगा। एम बराबर एच डैश अपॉन एच। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है इसका आवर्धन का। ठीक हो गया, बढ़ता हूँ नेक्स्ट आगे। ये सभी जो फॉर्मूले यहाँ पे गलत टाइप हो रखे हैं, इनको मैं क्या कहते हैं आपको अलग से दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा नीचे, आप वहाँ से कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आराम से इनको देख सकते हैं आप। पढ़ता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये 2022 में आपका है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो ये भी यहाँ पे भी पावर में नहीं आया है, इसको हमने क्या करना है, सही कर लेना है। ठीक है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, प्रकाश की चाल है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है। ठीक है, लंबवत आपतित हो रही, ध्यान दीजिए, तो अपवर्तन कोण होगा, तो आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, तो प्रकाश किरण और लंबवत आपतित हो रही। ठीक है, तो जब लंबवत आ रही है तो उसका अपवर्तन कोण भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, उसके सेम रहेगा, बराबर रहेगा। आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है, तो आपतन कोण जब 90 अंश का बन रहा है आप, तो अपवर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 90 अंश। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम किस
क्या होता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है ना। तो यहाँ से हमने क्या करा, ये निकाल दिया, क्योंकि लंबवत है, लंबवत का मतलब 90 अंश के कोण पर पड़ रही है, ठीक है। तो अपवर्तन का होगा क्या, अपवर्तन कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण में क्या होगा, 90 अंश का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f, यहाँ पे फोकस दूरी होगी, ठीक है, पर रखी जाए, है फोकस दूरी पे डबल रखा जाए, तब इसका प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस की बात हो रही है, ठीक है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की बात हो रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हमें बताना है। तो सीधी सी बात है, जब फोकस दूरी क्या है, F2 पे रखा जा रहा है फोकस दूरी पे, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, वो बनेगा 2f पर ही बनेगा आपका, ठीक है, 2f पर ही बनेगा, ठीक है। उत्तल लेंस की बात की जा रही है, तो उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी 2f पर रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा, हमें 2f दूरी पर ही प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा। तो अवतल लेंस के द्वारा जब भी आपका प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है आभासी और छोटा, ठीक है, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस के द्वारा, ठीक है। ध्यान देना है, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा क्या होता है, ठीक है, अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनते हैं, कहाँ, क्या, आभासी और छोटे। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 11। एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्सर बड़े दिखाई देते हैं, तो पुस्तक लेंस से, ठीक है, ध्यान दीजिए, एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने पर अक्सर बड़े दिखाई देते हैं, तो पुस्तक लेंस से ए एफ दूरी पर होगी, ए ए के बाद बी 2f दूरी पे होगी, ठीक है, ये 2f है यहाँ पे, ठीक है, स्लैश जो आ रहा है ये f है, 2f दूरी पे होगी, सी अनंत पर होगी, डी प्रकाशिक केंद्र व फोकस दूरी के बीच होगी, ठीक है, ये हमें बताना है। तो सीधी सी बात है, जब उत्तल लेंस की बात की जा रही, कहाँ देखो, नहीं, लेंस पुस्तक को पृष्ठ से ऊपर रख के, थोड़ा ऊपर रख के जब हम देख रहे हैं, तो क्या होगा, पुस्तक लेंस कहाँ होगी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच में, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच में कहाँ होगी, पुस्तक होगी, इसी वजह से क्या हो रहा है उसमें बड़ा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, अक्सर क्या होंगे, बड़ी दिखाई देंगे, ठीक है, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा इसमें। क्लियर हो गया, प्रकाशिक केंद्र व फोकस दूरी के बीच होगी, आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया, 2011, 2015 और एक दो बार और भी आपका इस प्रकार क्वेश्चन आपके उसमें आया। उत्तल लेंस की क्षमता दे रखी है 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है, तो क्षमता दे रखी है, तो हमने क्या करना है, फोकस दूरी निकालना है, ठीक है। तो क्षमता फॉर्मूला लगाएंगे, पी बराबर क्या होता है, 100/सेंटीमीटर में ना, 100 क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 100/P, तो आंसर निकलेगा आपका, 2 को भाग देंगे तो कितना जाएगा, 2 को 100 से 2 को भाग देंगे तो आंसर आएगा 50, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 डायोप्टर है, ठीक है, 100/F का फॉर्मूला यूज करके, तो ये हो जाएगा, तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है, आंसर आएगा हमारा 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता है, ठीक है, यहाँ पे उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी, क्षमता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा किसमें होती है, फोकस दूरी है, ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर दी है, और क्षमता में निकालनी, पॉजिटिव होगी तो क्षमता निकालनी, सेम क्षमता का सूत्र लगाओगे, पी बराबर 100/F, एफ 20 है तो 20×5 100 को भाग देंगे 20 से तो 5 आएगा, तो +5 डायोप्टर, तो हमारा आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा 20 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। इस प्रकार के कई क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लेंस और दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो को देख लीजिए और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14।
यदि आई तथा आर क्रमशः आपतन व अपवर्तन कोण हो तो संबंध n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर को कहते हैं। ठीक है, n बराबर साइन आई अपॉन आर क्या होता है, ये n क्या होता है, अपवर्तनांक है, और इसी साइन आई अपॉन साइन आर को क्या कहते हैं, ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी स्नेल का नियम, या प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, स्नेल का नियम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, तो अभी बताया था कैसे निकालेंगे। तो जब फोकस दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर है, तो क्षमता हो जाएगी हमारी 100/50, तो काटेंगे तो 2 डायोप्टर आ जाएगी। ठीक है, तो बी बराबर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या यहाँ पे दिया हुआ राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, 2 डायोप्टर हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोई बिंब किसी उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर स्थित है। कोई बिंब किसी उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर स्थित है। नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी के इस प्रकरण में चिन्ह क्रमशः होंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, उत्तल दर्पण कहा जा रहा है, सामने अनंत दूरी पर स्थित है। ठीक है, दर्पण बिंब, ठीक है, वस्तु कहाँ है, उत्तल आपके उत्तल दर्पण से कहाँ अनंत दूरी पर है, तो उत्तल दर्पण से अनंत दूरी पर है। ठीक है, ध्यान देना। और नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार फोकस दूरी और प्रतिबिंब के बीच प्रतिबिंब दूरी कितनी के इस प्रकरण के चिन्ह होंगे। तो फोकस दूरी किस में होगी, प्लस में होगी, और दूसरा जो चिन्ह होंगे किसके, प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो दोनों क्या होंगे, प्लस। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि बिंब कहाँ है, अनंत पे रखा है, तो जब अनंत पे रखा होता है तो क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी तो प्लस रहेगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, प्लस में आ जाएगी। ठीक है, इसको प्लस से दिखाएंगे, वी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको हल भी कराऊंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, अभी सिर्फ मैं एमसीक्यू तौर पर बता रहा हूँ, लेकिन इन क्वेश्चन को मैंने क्या करना है, आपको पूरी सीरीज के साथ आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ मैं। ठीक है, पूरा फॉर्मूला यूज करके नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी, आज या कल में। तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो को पूरा देख लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए इनको। ठीक है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, 2023 में पूछा गया है, तो अवतल लेंस की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, क्या पूछा गया, अवतल लेंस के बारे में पूछा गया है। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में होती है, इसकी क्षमता होगी, तो सीधी सी बात है, क्षमता का सूत्र लगाइए, एफ दिया हुआ है, तो पी बराबर 100/f हो जाएगा, काटोगे तो 5 आएगा, माइनस के 5d आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा -5d डायोप्टर। ठीक है, जिन बच्चों को सूत्र याद है कि क्षमता और फोकस दूरी के बीच संबंध क्या है, तो वो आसानी से इसको कर सकते हैं। बाकी फॉर्मूला मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है हमें, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है, मैं बताना, 2020 में पूछा गया है। तो गोलीय दर्पण क्या, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो फोकस दूरी हमारा क्या है, राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, 2016 में, 19 में, 23 में। ठीक है, तो वह मानव नेत्र का वह भाग जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब किस पे बनता है, दृष्टि पटल या रेटिना पर। ठीक है, क्या कहते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना कहा जाता है। ठीक हो गया, मानव नेत्र का वह भाग जिसपे क्या होता है, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बनता है, उसे क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, पुतली है, पुतली क्या करती है, पुतली प्रकाश को कम ज्यादा करती है, सिकुड़ती फैल कर क्या करती है, प्रकाश को अंदर बाहर भेजती है कम ज्यादा। ठीक है, कॉर्निया में क्या होता है, कांचाप द्रव होता है। उसके बाद आपका परितारिका क्या है, आपको बता रखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ, एक मिनट, हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, एक व्यक्ति को आराम से
सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। वह पीड़ित है, तो भैया जो 25 सेंटीमीटर से काफ़ी दूरी पर रखना पड़ता है, तो वो किससे पीड़ित है? दीर्घ दृष्टि दोष से। ठीक है, कौन सा दोष है? दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है इसे। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा दीर्घ दृष्टि दोष। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, तो वो है आपकी 25 सेंटीमीटर। क्या है? 25 सेंटीमीटर। क्या है? 25 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, राइट आंसर है। इसको कहते हैं सामान्य क्षमता भी कहते हैं। ठीक है, सामान्य दृष्टि की सामान्य क्षमता कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी में कौन करता है परिवर्तन, ये आपको बताना है। ठीक हो गया, तो देखो, जो नेत्र है, नेत्र की में परिवर्तन, सॉरी, फोकस दूरी में परिवर्तन करने का काम किसका होता है? पक्षमाभी पेशियों का। ठीक है, पक्षमाभी पेशियां करती हैं, फोकस दूरी को कम या ज्यादा करती हैं। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने का काम किसका है? पक्षमाभी पेशियों का। ठीक हो गया, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। ठीक है, बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है लाल रंग की किरण का, पीले रंग का, बैगनी रंग का, या हरे रंग का? तो देखिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी रंग का। ठीक है, सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी रंग का विचलन होता है। और सबसे कम क्या होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है, सबसे अधिक जो विचलन होता है, विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का। ठीक है, विचलन किसका सबसे ज्यादा होता है? बैगनी रंग का होता है। और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी के रंगों के नाम के प्रथम अक्षर से बने निम्न शब्द संकेतन द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो दिया है ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, तो आपका क्या होता है? बैन यहाँ पिनाला होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये आपका राइट ऑप्शन है, विबग्योर कहते हैं इसे। ठीक है, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए क्या है? राइट ऑप्शन है, विबग्योर कहा जाता है। इसमें कौन कौन से रंग होते हैं? वी फॉर वॉलेट मतलब बैगनी, आई फॉर इंडिगो आसमानी, बी फॉर ब्लू नीला, जी फॉर ग्रीन हरा, वाई फॉर येलो पीला, ओ फॉर ऑरेंज नारंगी, और आर फॉर रेड लाल। ठीक है, तो हिंदी में होता है बैनी आह पिनाला। ठीक है, बैनी आह पिनाला। और अंग्रेजी में होता है विबग्योर। ठीक है, ये आपका क्या है? श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम है। ठीक है, यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या कहलाता है आप जानते हैं? श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म से अपवर्तन के कारण क्या होता है? अवयवी 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 25। श्वेत प्रकाश के निम्न रंगों में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? ठीक है, जिसका विचलन कम उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा, अभी बताया था विचलन किसका कम होता है? लाल रंग का विचलन कम होता है। ठीक है, तो विचलन कम होता है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? इसकी ज्यादा होगी। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे ज्यादा। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? बैगनी रंग की। ठीक है, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, लेकिन उसका विचलन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? बहुत अधिक होती है। इस कारण ही इसे खतरे के निशान के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि ये क्या हो? इसका विचलन कम हो, दूसरा इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? दूर से ये सुस्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद प्रकाश, नहीं सॉरी, प्रश्न नंबर 26 है। चंद्रमा के देखने का पर सॉरी चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा से क्या होता है? जब
आकाश को देखा जाता है तो आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा में वायुमंडल तो है नहीं, तो चंद्रमा देखिए, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष से अगर आकाश को देखा जाए तो आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या है, सूर्य के प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, ठीक है, प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इस वजह से क्या होता है, प्रकाश किरणें क्या होती है, किसी चीज़ से टकराती नहीं है, तो प्रकीर्णन नहीं होता है और सीधा प्रकाश पहुँचता है। तो इसलिए क्या होता है, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक है। प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर 27, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन सबसे कम किसका, जिसका विचलन कम है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, उसी का क्या होगा, विचलन प्रकीर्णन कम होगा। तो लाल रंग के किरण का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। लाल रंग की प्रकाश किरण का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका, 28 में चलते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि क्या ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, लाल रंग की लाल रंग की प्रकाश किरण का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, और तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है, हमारी आंख तक जो प्रकाश पहुंचता है वो क्या होता है, लाल रंग का दिखाई देता है हमें, ठीक है। प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि लाल रंग की जो प्रकाश किरण है उसका क्या होता है, प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, समुद्र में जल नीला प्रतीत होता है, उसमें शैवाल व जलीय जीव पौधे तैरते रहते हैं, ऑप्शन बताना है। दूसरा है नीले आसमान का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तीसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। डी हरे जल द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है। चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो इसका जो आंसर राइट है वो क्या है, समुद्र के जल नीला प्रतीत होता है, किस कारण से, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा क्या होता है, समुद्र का जल क्या दिखाई देता है, हमें नीला दिखाई देता है, ठीक है। क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, नीले रंग के प्रकाश क्या होता है, लौट पाता है, तो इसलिए क्या होता है, हमें समुद्र का जल कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, खतरे के संकेत तथा सिग्नल लाल रंग के होते हैं, क्योंकि लाल रंग, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, क्या होता है कि लाल रंग का क्या होता है, कोहरे या धुएं में प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है, नहीं सॉरी, प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। प्रकीर्णन कम होता है और तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है ना, जिस वजह से क्या दूर से दिखाई देता है, ठीक है। खतरे के संकेत तथा सिग्नल लाल रंग के होते हैं, क्योंकि लाल रंग का कोहरे और धुएं में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब साफ दिखाई देती है, दूर से रोशनी दिखाई देती है हमें, ठीक है। तो ये एक इसका कारण है। तो हमने टोटल अभी तक 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी 30-35 क्वेश्चन की मैंने एक और पीडीएफ बना रखी है साथ में, उस पीडीएफ को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो क्या करें, चैनल से जुड़ जाइए अभी से और चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और आज की वीडियो में इतना ही।